हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदाश्री लर्निंग। तो आपको पता ही है, यहाँ पर हम आपको यूटेट की तैयारी करवाते हैं। मैं यहाँ पर आपको हिंदी की तैयारी करवाऊंगी और हिंदी की तैयारी कराती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, अगर आप मेरी और भी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हम अदर कोर्सेज़ की और सरों की डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा जो सेंटर है वो है हमारे कुसुमखेड़ा चौराहे पे वेदश्री एकेडमी। तो आप यहाँ पर आके हमसे अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो आज हमारा ये जो यूटेट का आपका है, इसमें आपका टॉपिक है भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, तो मतलब हम जब भाषा सीखते हैं उसके लिए हमारे कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। अगर हम इन सिद्धांतों पर चले और इन सिद्धांतों के अनुसार बच्चे को शिक्षा दे, भाषा की शिक्षा दे, तो बच्चा उसमें ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, निपुण होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप क्लास में चले गए और सीधे अपने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो किस क्रम में हमें पढ़ाना चाहिए, किन विधियों से पढ़ाना चाहिए, किन तरीकों से पढ़ाना चाहिए, वही ये टॉपिक हमसे बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा हो गया भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। अब यहाँ पे हम लोग मैं एक एक को डिस्कस करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ देखो जो आपका अनुबंधन का सिद्धांत है उसको मैं आपको समझाऊंगी। भाषा के विकास में अनुबंधन का, या इसमें हम बोल सकते हैं अनुबंधन के साथ क्या होता है, सहचर्या, है ना। सहचर्या मतलब कि साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, भाषा के विकास में इन दोनों का क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी भी वस्तु से क्या कर सकते हैं, रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक हम उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, है ना। तो कैसे कह रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे समझाऊंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके मैं सबको यहीं पर ही समझाऊंगी। तो देखो, जैसे कि एक सहसावस्था का बच्चा है, एक सहसावस्था का बच्चा है। ठीक है, ये बच्चों को देखो, आप कोई भी अगर कोई चीज़ इस बच्चे को पढ़ा रहे हो, कोई चीज़ बच्चे को सिखा रहे हो, तो आप उस बच्चे को कैसे सिखाओगे, पढ़ाओगे मूर्त तरीके से, है ना। आप उसको अमूर्त तरीके से नहीं दिखा सकते। मूर्त का मतलब होता है, मूर्त मतलब दिखाना, अमूर्त मतलब बिना दिखाए। ठीक है, तो आपने बच्चे को एक कलम दी और कलम आपने उसको दिखा के पढ़ाया है। कलम, आपको उसको बच्चे को कलम बोलना सिखाना है। ठीक है, तो आप उस बच्चे को कैसे सिखाओगे, मूर्त तरीके से उसको दिखा के सिखाओगे। जब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, इस कलम को देख लेगा मूर्त तरीके से, तो वो क्या करेगा, इस वस्तु के नाम को दोहराएगा। ठीक है, इस वस्तु का जो बिंब है, इस वस्तु की जो छवि है, वो उसके दिमाग में क्या करेगी, बैठ जाएगी, है ना। क्या करेगा, इस वस्तु से क्या करेगा, वो इस वस्तु से किसी भी सूचना, मतलब जो सूचना हमने दी है ना, उससे क्या करेगा, संबंध स्थापित कर लेगा। इसका मतलब कि आपने एक छोटे से बच्चे को मूर्त तरीके से कलम दिखाया, और कलम दिखाने के बाद उस वस्तु की जो आपने उसको सूचना दी है कि ये कलम है, तो कलम कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, उस बच्चे ने उससे रिश्ता जोड़ लिया, उसको पता चल गया कि हर एक लिखने वाली चीज़ ये इस तरह से दिखेगी, या हमारी ये क्या होगी, कलम होगी। जब बच्चा इस तरीके से इससे क्या कर लेगा, संबंध जोड़ लेगा, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन या सहचर्य। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो उसने क्या कर लिया, उससे बंधन बांध लिया, या उससे क्या कर लिया, सहचर, उससे एक रिश्ता स्थापित कर लिया है साथ में। ठीक है, तो उसने वस्तु से अपना रिश्ता स्थापित किया, और वस्तु के बाद उसको पता चल गया कि ये कलम है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मूर्त अमूर्त, यहाँ पे अमूर्त का नहीं, यहाँ पे मूर्त दिखाई देगा। तो समझ में आ गया। अनुबंधन मतलब किसी भी वस्तु को जब आप पढ़ाते हो तो उससे कोई रिश्ता बना लेना, अपने दिमाग में एक छवि बना लेना कि हाँ ये चीज़ इससे रिलेटेड है ना। तो उसने क्या करा, उसने अनुबंधन कर लिया, किससे, उस वस्तु से। कौन, कलम से। ठीक है, और उसके द्वारा वो सीख गया उसको कलम कहना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो रोक के। चलो दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दूसरा हमारा जो है वो है अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, इसको किसने दिया था, जैपनीज सरली आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कुछ मनोवैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने अनुकरण के द्वारा क्या किया, भाषा को सीखने का एक अध्ययन किया। और इस अध्ययन में वो क्या पाते हैं कि जब भी कोई बच्चा अनुकरण के सीखता है, अनुकरण का मतलब क्या होता है, देखकर सीखना। एक छोटा सा बच्चा है, अपने परिवार में रह रहा है। ठीक है, अगर वो पानी, अगर उसको 2-4 लोग मम्मी मम्मी बोल रहे हैं, ठीक है, अपनी मम्मी को मम्मी बोल रहे हैं, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली आपको व्याकरण समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको ये कहने का जरूरत नहीं होगा बेटा कि मम्मी को म लगा फिर आ लगा। जब वो अपने परिवार से सुनेगा तो खुद ब खुद ही उसको क्या कर लेगा, अनुकरण कर लेगा, उसको धारण कर लेगा। और जब बच्चा उसको धारण कर लेगा तो वो अपना भी उसको बोलने लग जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, अनुकरण का सिद्धांत होता है।
यहाँ पे आप कह सकते हो, अनुकरण के सिद्धांत में आप कह सकते हो कि यहाँ पर बालक जो है अपने परिवार, मित्रों, है ना, परिवार या फिर परिजनों, सेम ही बात है, ठीक है, परिजनों के माध्यम से क्या कहता है, भाषा सीखता है। ठीक है, जब बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय जाने से पहले ही बच्चे को ऑलरेडी चीज़ें पता रहती है, मम्मी पापा कहना सीख जाता है बच्चा। ठीक है, आप समझ में लग जाता है कि मम्मी है, ये पापा है ना, पानी को पानी बोलते हैं, पानी दे दो, खाना दे दो, ये सारी चीज़ें बोलने लग जाता है। किससे? अपने परिवेश से, आपस के जो परिवेश से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो इसके बाद हम लोग तीसरे वाले पे डिस्कस करते हैं। तीसरा हमारा क्या है? चॉम्स्की का अर्जित सिद्धांत। यहाँ लिखा हुआ है चॉम्स्की का अर्जित सिद्धांत। ठीक है, तो भाषा अर्जित करने का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पहले पूछा जाएगा। ठीक है, भाषा अर्जित ज्ञान ये किसने दिया था? हमारे चॉम्स्की जी ने। आपको याद रखना है, ये 1 नंबर का नंबर है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब जो चॉम्स्की जी है ना, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि बच्चे को जो भी ज्ञान मिलता है वो बच्चा कैसे करता है, उसको अर्जित करता है, मतलब कि उसको अर्जित करता है, उसको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। सेम वो अनुकरण वाली बात आती है। अनुकरण से ही बच्चा क्या कहेगा, उस चीज़ को दोहराएगा। अनुकरण मतलब होता है बार बार दोहराना, अनुकरण करना। ठीक है, अर्जित मतलब अपने आप प्राकृतिक नेचुरल तरीके से, नेचुरली तरीके से या प्राकृतिक तरीके से ज्ञान को अर्जित कर लेना। ठीक है, तो चॉम्स्की जी क्या कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक निश्चित, मान लो एक बच्चा है, आप उसको एक निश्चित संख्या दे दो, ठीक है, और इस संख्या के साथ आप उसको कुछ नियम दे दो। ठीक है, और जब बच्चे को आप ये संख्या देते हो या कुछ नियम दे देते हो, तो बच्चा इस नियम के द्वारा क्या करता है, नियम के द्वारा नए शब्दों का निर्माण करता है, खुद से बनाता है, वो नए शब्दों का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे को आपने जैसे कि एक निश्चित आपने दिया, आप रोज़ उसे पापा पापा बोल रहे हो। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया कि रोज़ ही पापा बोल रहे हैं, तो पापा क्या है, उसने एक नियम तरीके से, एक बद्ध तरीके से क्या किया, उस पापा शब्द को ग्रहण कर लिया। जब उसने ऑटोमेटिकली पापा शब्द को समझ लिया, तो वो उस पापा से और नए शब्द बना सकता है। जैसे कि उसने बोला पापा यहाँ आओ, पापा ये दे दो, पापा वो दे दो, तो यहाँ पर बच्चे नए नए शब्दों को अपने आप से ही क्या कर लेता है, अर्जित करके उसका निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब ये जो जिन नियमों के द्वारा जो बच्चा है, जो इन नियमों के द्वारा जो भाषा को अर्जित करता है, यहाँ पर उन्होंने इस भाषा को क्या कहा है, जेनरेटिव, क्या है ये, जेनरेटिव मेथड। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो ग्रामर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि चॉम्स्की जी ने जिस नियम के बारे में बच्चों को बोला है कि जो बच्चा इस नियम के द्वारा भाषा अर्जित करता है, उस नियम को क्या कहा है उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने उस नियम को क्या बोलता है, जेनरेटिव ग्रामर बोला है। क्या है ये, एक जेनरेटिव ग्रामर है। और इसी के साथ एक चीज़ और बोलती हूँ, इन्होंने LAD, है ना, इन्होंने लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस, ठीक है ना, भाषा अर्जित क्या सामग्री। तो इन्होंने क्या किया है, इस डिवाइस को, मतलब वो बोलते हैं कि जो LAD है वो बच्चे के मस्तिष्क में जन्मजात होती है ना। इन्होंने बोला है कि भाषा क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति है, ये भी इन्होंने ही बोला है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि बच्चे के अंदर एक LAD होती है, और उस LAD का बच्चे का पहले से ही क्या होता है, विकास हो जाता है। इसीलिए जब बच्चा आता है धरती पर, तो वो अपने आसपास के पर्यावरण से प्राकृतिक तरीके से अपना भी उसको आ जाता है, इसको वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो इन्होंने जेनेटिक ग्रामर बोला है इनको। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को? चलो मैं इसे मिटा देती हूँ, आप लोग वीडियो रोक के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को LAD भी याद रखना है कि LAD किसने दिया है, ये LAD डिवाइस किसने बोला है, LAD डिवाइस चॉम्स्की जी ने बोला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाते हैं अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। सीधी सी बात है, अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन, है ना, आत्मविश्वास, बच्चे को मोटिवेट करवाना, बच्चे की रुचि। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो शिक्षक होगा वो यहाँ पर बच्चे को कोई भी अगर पाठ्य सामग्री करा रहा है या पाठ्य वस्तु पढ़ा रहा है या कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा 2 साल का है और आप 5 साल की शिक्षा उसे देने जा रहे हो, तो क्या बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा, नहीं लेगा ना। तो यहाँ पर हम जब भी कोई पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री बनाते हैं, तो वो हमारे किसके लिए होती है, बच्चे के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो इसमें हिंदी पाठ्य सामग्री। ठीक है, हिंदी पाठ्य सामग्री का जो चयन है, शिक्षक चयन कैसे करेगा, कैसे करेगा, बच्चे की
रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुसार। समझ में आ गया? क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे, बच्चे की क्या रुचि है, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक के बारे में आपने बच्चों, मान लो बच्चे को एक ट्री के बारे में पढ़ा रही हो, ठीक है। अब उस बच्चे को अगर इस ट्री के बारे में नॉलेज है थोड़ी बहुत, ठीक है, उसको पता है कि मेरे आसपास में ट्री है और वो इसमें इंटरेस्ट लेगा, उसको अच्छा लगेगा इसके बारे में जानना, तो आप पढ़ाएंगे, ठीक है। वरना अदरवाइज आप जब उसमें बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, बच्चा किसी चीज़ को जानता ही नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं जुड़ी है उससे, तो आप ज़बरदस्ती का कोई भी टॉपिक आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी होगा वो किसके होगा, बच्चे के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर शिक्षक केंद्रित ना होकर क्या होगा, छात्र केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। इतना होगा इसमें। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो ये सिंपल से वर्ड हैं, इस तरह से आप लोग को अच्छे से इसको वो करना है। आ जाइए 5वें में क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब देखो क्रियाशीलता का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो क्रिया का मतलब ही क्या होता है, कार्य, है ना। क्रिया का मतलब ही क्या होता है, कार्य। मतलब कि आप बच्चे को सिर्फ स्कूल में जाके सिर्फ आप बच्चे को किताबी ज्ञान नहीं दे सकते हो। आप गए स्कूल में, आप क्लास में, और आप बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान दिए जा रहे हो, बच्चे को कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे हो। गार्डन में ले जाओ, पेड़ों के बारे में बताओ, चिड़ियाघर ले जाओ, वहाँ जानवरों के बारे में बताओ, है ना। तो बच्चे को एक्टिव कराना है, बच्चे को प्ले कराओ, उसको खेल कराओ। तो यहाँ पर ऐसा रोल है कि बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए। आप कोई भी कार्य कराओगे तो जिस कार्य में, जिस शिक्षण प्रणाली में आपका बच्चा क्या हो, एक्टिव हो। अब आप बच्चे को एक्टिव कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि एक्टिव कराने के लिए बच्चा यहाँ पे क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। और बच्चे को एक्टिव कराने के लिए आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, मैं आप लोगों को पॉइंट बता दे रही हूँ। आप बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हो, है ना। और बच्चे को आप पठन कार्य दे सकते हो। देखो जब बच्चा पढ़ेगा, आप बोलोगे कि बेटा आप उठ के ही टॉपिक पढ़ाओ, तो बच्चा जब उसमें पढ़ेगा तो खुद ब खुद एक्टिव होगा, है ना। वो जब बोल रहा है तो बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने आप ही एक्टिव रह रहा है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, तो उसकी मौखिक अभिवृद्धि कर सकते हो। अब मौखिक अभिवृत्ति आप मतलब अभिवृत्ति मतलब अभी अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना मौखिक तरीके से। तो आप एक ग्रुप दे सकते हो, बच्चों को एक टॉपिक दे सकते हो, है ना। आप बोलो कि बच्चों ये बताओ कि आप मुझे पर्वत के बारे में बताओ, जिसको जो पता है पर्वत के बारे में वो मुझे बताइए। तो बच्चे अपने अपने विचार देंगे। जब सारे बच्चे अपने अपने विचार देंगे ग्रुप वाले, तो वहाँ पर बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा। आप बच्चे को खेल करा सकते हो, खेल के माध्यम से भी बच्चे को आप क्या कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो, है ना। और जो भी आपके स्कूल में, ठीक है, 4 ये 5वां याद रखो, आपके स्कूल में जितने भी सांस्कृतिक कार्य होते हैं, है ना, आप सांस्कृतिक बोलो या साहित्यिक कार्य होते हैं, आप बच्चे को उसमें क्या सकते हो, आप इसमें पार्टिसिपेट में क्या करो ना, सहयोग करो। आप उसको क्या कर सकते हो, सहयोग करने के लिए उसको क्या कर सकते हो, अभी वो कर सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आपका लिखा है, यहाँ पे कहाँ गया ये, अभिप्रेरणा, सॉरी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। मतलब कि आप उसको अभिप्रेरणा दे सकते हो, मतलब मोटिवेट कर सकते हो कि बेटा कल आपका ये फंक्शन है स्कूल में और आप कुछ तैयार करके लाओ। आप कोई गीत प्रस्तुत कर लो, या फिर एक काम करो, या आप कोई नाटक का कोई किरदार कर लो, या कोई कहानी सुना दो, कोई चुटकुला सुना दो। मतलब कि स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे को उसमें भाग लेने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसको सहयोग देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या बोलता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत बोलता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलो हो गया। आप लोग वीडियो रोक के इसको देख लेना। यहाँ पे देखो जीवन समन्वय का सिद्धांत, ठीक है। जीवन समन्वय का सिद्धांत होता है जीवन से संबंधित, क्या हो जाएगा, जीवन से संबंधित। मतलब कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, मतलब कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक का क्या है, मानना है कि जो बच्चा है ना वो कैसे सीखता है, और वो रुचि से, जिस चीज़ में उसकी रुचि होती है सबसे ज़्यादा बच्चा उसमें सीखता है ना। रुचि, इंटरेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। अब बच्चे को इंटरेस्ट किस में आएगा ये बताओ। बच्चे को इंटरेस्ट तभी आएगा जब वो कोई चीज़ के बारे में जब आप बता रहे हो वो बच्चे के जीवन से संबंधित हो, जो बच्चे के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, है ना। कैसी होगी रुचि, रुचि कब होगी, जब बच्चे के वास्तविक जीवन से विषय क्या होगा, संबंधित होगा, है ना, संबंधित। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि बच्चे रुचि क्या होगी, जब बच्चे के वास्तविक जीवन से वो क्या होगा, संबंधित होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या बोलता है, यही हमारा बोलता है। इसका मतलब है कि हम जो भी सामग्री प्रयोग करेंगे
वो बच्चे के जीवन से संबंधित होनी चाहिए, बच्चे को उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। अगर आपने बच्चे को वाटर के बारे में बता रहे हो, पानी के बारे में बता रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के घर में ही पानी आ रहा है, तो पानी से बच्चा रिलेट करता है। तो आप बता सकते हो कि बेटा आप पानी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो, पानी को किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, पानी को कैसे यूज़ करना चाहिए। तो आप पानी के बारे में बच्चे को बताओ, वाटर के बारे में, तो बच्चा अच्छे से जानेगा। लेकिन अगर आप उसको अमेरिका, अफ्रीका, इन सब चीज़ों के बारे में बताओगे तो बच्चा उसके बारे में नहीं जानता है, उसके जीवन से वो रिलेटेड नहीं है, वो कभी नहीं गया वहाँ पे, है ना। तो बच्चा वहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा इसका सिद्धांत होता है कि बच्चे के जीवन से संबंधित होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विद्यार्थी के जीवन से संबंधित कौन सा ऐसा सिद्धांत है, तो आप बोलोगे जीवन समन्वय, ठीक है। और कौन सा है लास्ट, अब है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर निश्चित की मतलब है, निश्चित मतलब कि एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, है ना, सीमा पर आधारित है। अब सीमा पर आधारित कैसे होगा कि आप किसी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आज आपने एक टॉपिक पढ़ाया, कल आपने वही टॉपिक पढ़ाया, परसों आके आपने वही टॉपिक पढ़ाया। तो जब आप बच्चे को एक ही लगातार क्या करोगे, टॉपिक पढ़ाओगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, है ना। आप किसी भी टॉपिक की सीमा रखो, है ना। अगर आप बच्चे को पेड़ के बारे में बता रहे हो, है ना, आप अपने पेड़ के बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो पाठ्य सामग्री कैसी होगी, जो कैसी होगी, निश्चित होगी, निश्चित होगी या थोड़ी ही होगी, ठीक है, इसमें यही आ जाएगा आपका, ठीक है। और निश्चित होगी, और वो कैसे होगी, बच्चे के अनुकूल होगी, बच्चे के अनुकूल, कि जिसको बच्चा जल्दी से समझ ले, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको बोर्ड में पूरा एक इसकी पूरी परिभाषा लिख के छोड़ दूँ, अगर मैंने पूरी परिभाषा लिख के छोड़ दी तो आपको उतना ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं चीज़ों को तोड़ तोड़ के आपको समझाऊंगी तो आपको उससे बेटर समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मैं निश्चित कर रही हूँ, मैं इसको कम कर रही हूँ, मैं आपके लिए बढ़ा नहीं रही हूँ। मैं चाहती तो मैं इसको पूरा बोर्ड में इसकी परिभाषा लिख के ले आती और मैं इसको छोड़ देती, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी मात्रा में समझा रही हूँ। क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि मेरी ये निश्चित सीमा है, मुझे पता है निश्चित सीमा तक मैं पढ़ाऊंगी तो ही आप अच्छे से इंटरेस्ट ले सकोगे और अच्छे से समझ सकोगे, है ना। तो बच्चे के अनुकूल होना चाहिए ये सारा जो भी हम भी पढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें लास्ट, देखो व्यक्तिगत भिन्नता, विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है, जहाँ पर व्यक्ति, आपको पता है कि एक कक्षा में बहुत सारे लोग, बच्चे क्या होते हैं, एक समान नहीं होते। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब एक ही कक्षा में क्या होते हैं, अनेक भाषा बोल सकते हो या विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं। देखो जब अब एक क्लास में जब अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के छात्र हैं, तो आपका कर्तव्य क्या होगा, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होगा, शिक्षक की सामग्री कैसे होगी, देखो शिक्षक की सामग्री ऐसी होगी जो बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, मतलब कि यहाँ पर कह सकते हो हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, जो बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, बच्चे के अकॉर्डिंग होगी। जैसे शिक्षक की सामग्री कैसी होगी, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर, ठीक है, सबकी व्यक्तिगत, जल्दी में लिख जा रहा है ना, विभिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, हाँ ठीक है मैंने लिख दिया, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर हम लोग क्या करेंगे, अपना शिक्षण कार्य करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर आपको पता है कि एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और एक बच्चा एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा विद्वान है, तो आप कमज़ोर बच्चे को क्या करोगे, अलग से ले जाओगे, उसको अच्छे से समझाओगे, उसका प्रॉब्लम पूछोगे। यहाँ पे निदानात्मक आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या आती है, निदानात्मक चीज़ आ जाती है, एक निदानात्मक मेथड, ये विधि है, निदानात्मक विधि करोगे, उस बच्चे के उपचार, उसके बारे में पूछोगे, कमजोरी के बारे में पूछोगे कि बेटा मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, ठीक है। तो बच्चा आपको बताएगा कि मैम इस तरीके से मुझे प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, या ऐसे प्रॉब्लम है, या ट्यूशन नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं उसको अलग से सोल्यूशन दूंगी, ठीक है। तो मैं उसकी समस्या का निदान करूँगी उस बच्चे का, है ना। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो ऐसा नहीं कि मुझे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारे क्लास में अलग बहुत सारे प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, बच्चे को कैसे कर सकते हो, उसका निदान कैसे कर सकते हो। हर एक बच्चा अलग अलग है, किसी को शुद्ध उच्चारण नहीं आ रहा है, कोई बच्चा शुद्ध नहीं लिख पा रहा है, कोई बच्चा पढ़कर समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, और कोई बच्चा क्या कर रहा है, लिख नहीं पा रहा है,
लिख कर बोल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने सबको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, सबकी समस्याओं को ध्यान में रखकर क्या करना है, आपने शिक्षण कार्य करना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सिद्धांत थे, ठीक है। ये हमारे जो शिक्षण सहायक हमारे जो हैं भाषा शिक्षण के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है।